क्या जेनजीज कर्ज में डूबकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं? ये 1,90,000 का है। ये 1 लाख अराउंड है। भाई जूता देखोगे, ये रहा भाई जूता। इस लोगों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सिर्फ 4.5 लाख। अगर आपको मैं बोलूं कि अगर जेनजीज पैसों को लेकर सबसे गैर जिम्मेदार जनरेशन है तो शायद आप में से हर कोई एग्री करेगा। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। आईफोन ईएमआई पर, ट्रैवल ईएमआई पर, और यहीं पर नहीं, आज के दिन में जूते तक ईएमआई पर लिए जाते हैं। आप में से कईयों ने कई बार इंस्टाग्राम पर ऐसे वायरल जेनजियों के वीडियोस देखे होंगे जिनमें ये देखने को मिलता है कि कहीं पर आईफोन तो कहीं पर आईफोन के चार्जर तक को फ्लेक्स करते हुए देखा जाता है। तो बेटे आईफोन लेने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, बेटे आईफोन का पहले चार्जर लेने की सोचना। चार्जर 4,000 का किस्त पे नहीं मिलता, नगद मिलता है। इन सब चीजों की डार्क रियलिटी पता है आपको? हाथ में आईफोन 15 प्रो मैक्स होने के बाद भी बैंक बैलेंस 0। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? आईफोन 15 बट माय बैंक बैलेंस इज 0। ये शो ऑफ का क्रेज यहीं तक नहीं रुकता। अगर कॉन्सर्ट पे नहीं जा पा रहे तो कॉन्सर्ट की इंस्टाग्राम स्टोरी खरीदना, प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो प्राइवेट जेट की फोटोशूट करवा लेते हैं। लास्ट ईयर जब इंडिया में आईफोन लॉन्च हुआ था तो दिल्ली के साकेत के एप्पल स्टोर्स में कस्टमर्स ने देर रात से ही लाइन लगाना शुरू कर दिया। इन्हीं कस्टमर्स में से एक कस्टमर जो पिछले 22 घंटे से लाइन में लगा हुआ था, उसका तो ये तक कहना था कि मुझे अगर 2 लाख भी देने पड़े तब भी मैं ये आईफोन खरीदूंगा। इतने महंगे फोन को खरीदने के पीछे आपका क्या? बस लोगों को स्टेटस सिंबल की वजह से लोगों का थोड़ा रहता है, दिखावट के लिए। हाँ। और ये सिर्फ साकेत की एप्पल स्टोर की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया में हर साल एप्पल के नए मॉडल के लॉन्च के साथ हर एक स्टोर के बाहर ऐसी ही लंबी लाइन देखने को मिलती है। और इन सब की पीछे की वजह एक ही है, इंडिया में आईफोन खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। इंडिया में मेजोरिटी लोगों की सैलरी 30 से लेकर 40,000 रुपए के बीच में होती है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान महीने का 30 से लेकर 40,000 कमा रहा है और उसमें से 3 से लेकर 4,000 रुपए ईएमआई दे रहा है हर महीने के, वो भी अगले 3 सालों के लिए, सिर्फ एक आईफोन के लिए। एक डिप्रिसिएटिंग एसेट पर इनकम का 10 से 20% खर्च करना, जबकि 2 साल बाद उसकी वैल्यू आधे से भी कम हो जाएगी। ये तो सैलरीड पर्सन यानी कि कमाने वाले लोगों की बात हुई। अब बात करते हैं बच्चों की। आज के दिन में कई सारे बच्चे भूखे पैसे रहकर पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेल करके आईफोन्स, ब्रांडेड शूज, एक्सपेंसिव ट्रिप्स और इसके साथ ही लग्जरी लाइफ के डिमांड करते हैं। मैंने आईफोन नहीं लिया था तो मैंने सीधा आईफोन में 17 प्रो मैक्स लिया। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं तो कैसे फैमिली तैयार हो? फैमिली पहले तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बट मैंने जो फोर्स करा थोड़ा बहुत कि मतलब मुझको चाहिए, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाँ कर दिया था। और इन सारी फिजूल चीजों के लिए बच्चों की जिद इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि दिन ब दिन हमें ऐसे एक्सट्रीम केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक बच्चे को बुलेट नहीं मिली तो उसने कर लिया, एक बच्चे को आईफोन नहीं मिला तो उस कर लिया। और इन सब की पीछे की वजह है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो सोसाइटी में क्रिएट होता है। जैसे कि एक लड़के ने शेयर किया कि आईफोन लेने के बाद सोसाइटी वाले उसे कैसे ट्रीट करने लगे। हवाबाजी भी तो करनी जरूरी है। यहीं पर दूसरे का कहना था कि आईफोन लेने के बाद उसे फीमेल अटेंशन मिलने लगी। गर्ल्स का जो अटेंशन है वो भी बहुत मिला, डीएम्स आने लगे तो वो भी बहुत सारा हुआ है। और एक ऑरा जैसी फील हो गई। हाँ, ट्यूशन पे जाते थे तो यार आईफोन है, उसने आईफोन खरीद लिया। यहीं पर एक स्टूडेंट का कहना था कि आईफोन लेने के बाद लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। पता नहीं, आईफोन यूजर्स अपने आप ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं क्लास में। और कई सारे लोगों का आईफोन के ऊपर एक एक्सक्यूज बना रहता है कि आईफोन से फोटो काफी अच्छी आती है। Because of its camera. I'm a girl. I love to click selfies. I like to click pictures of myself. क्योंकि मुझे सबने रेकमेंड करा कि न्यूली वेड है, you have memories to capture, movements to share, तो आपको ले लेना चाहिए। बट इन रियलिटी अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ आईफोन का कैमरा सबसे बेस्ट है? बहुत सारे टेक रिव्यूअर के अकॉर्डिंग आज के दिन में कई सारे ऐसे फोन्स मिलते हैं जिनके कैमरा क्वालिटी आईफोन से भी बेहतर होते हैं। ओप्पो, वीवो और सैमसंग के टॉप मॉडल्स के कैमरा क्वालिटी और फोटो क्वालिटी
आईफोन से भी काफी बेहतर देखने को मिलते हैं और इन सारे ब्रांड्स के फोन काफी कम प्राइसेस में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन। तो अब इस पॉइंट पे ये कहना कि लोग सिर्फ कैमरे के लिए आईफोन खरीदते हैं ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एक्चुअल में पब्लिक में एप्पल काफी इजीली रिकॉग्नाइज होता है। अगर यही सवाल लोगों से पूछा जाए कि 1 लाख का आईफोन और 1 लाख का कोई दूसरा फोन, तो मेजोरिटी लोग एप्पल को चूज करेंगे। तो अगर आपको एंड्रॉइड और आईफोन में चूज करने का मौका मिला फ्लैगशिप के लिए, तो आप क्या चूज करोगे? इतने पैसे देके मैं गंदा फोन, कैमरा वाला फोन क्यों लूं? एंड्रॉइड? मैं आईफोन करती हूँ। आईफोन ज्यादा बेहतर है। और इस चीज के पीछे की रीजन काफी सिंपल है। आईफोन वालों को ज्यादा वेटेज मिलता है और यही वजह है कि लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए आईफोन प्रीफर करते हैं। आईफोन का क्रेज तो था ही, लेकिन रिसेंट दिनों में ट्रैवल का क्रेज भी देखने को मिलता है। आज के दिन में सोशल मीडिया में हर दूसरा इंसान ट्रिप्स पे जाता हुआ दिखता है, भले ही उसके फिजिकली और फाइनेंशियली जाने के हालात ना हो, फिर भी लोगों को ट्रिप्स पर जाने हैं। कई बार तो उस जगह जाने का दिल भी नहीं होता। इसके बावजूद भी ट्रेंड का फॉलो करते हुए लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं। आज के दिन में लोग ट्रिप्स पर जाने के लिए लोन ले रहे हैं। पहले लोग कर्ज लिया करते थे इमरजेंसी सिचुएशंस पर, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शादी के लिए। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा कर्ज घूमने के लिए लिया गया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 4 में से 1 इंडियन EMI पर ट्रैवल करता है। इनमें से भी 70% लोग टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हैं। सार्थक आहूजा जो कि एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला ये कहते हुए कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने सबसे ज्यादा लोन घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी की बजाय ट्रैवल करने के लिए लिया है, यानी कि ट्रिप्स पर जाने के लिए लिया है। आजकल जेनजीज की सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज यही है, वो स्टेटस को हाई करने से ज्यादा वो स्टेटस को हाई दिखाने में फोकस करते हैं। दिल्ली जेट स्क्वायर एक ऐसी कंपनी जहां पर आप प्राइवेट जेट की फोटोशूट करवा सकते हो। बस थोड़ा सा पैसा दो और लोगों को दिखाओ कि हम प्राइवेट जेट में घूम कर आए हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से, इन्हीं सारी आदतों की वजह से आज जेनजी कर्जे में डूबा हुआ है। RBI के 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से 2,70,000 करोड़ का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में है, यानी कि अनपेड है। क्रेडिट कार्ड के अनपेड अमाउंट के मामले में इस ग्राफ के हिसाब से 10 साल पहले हम 340 करोड़ पे थे, लेकिन आज के दिन में यही चीज बढ़कर 2,70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये ग्राफ इसी बात को दिखाता है कि पिछले 10 सालों में जेनजियो की स्पेंडिंग हैबिट्स कितनी खराब हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्रेडिट कार्ड इश्यू रेट भी आता है, जो कि 2021 तक 6 करोड़ थे और 2025 में ये बढ़कर 11 करोड़ पहुंच गए, यानी कि 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड इश्यू हुए हैं। और इन क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे ज्यादा नंबर है जेनजीज का और उसके बाद आता है मिलेनियल्स का। और एग्जैक्टली नंबर कहा जाए तो 40% जेनजीज अनसस्टेनेबल डेब्ट में फंसे हुए हैं, यानी कि ऐसे कर्ज में फंसे हुए हैं जहां से बिना किसी मदद के निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डेलोइट का एक सर्वे बताता है कि 52% जेनजीज सिर्फ पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, मतलब कि जैसे ही मंथ एंड होने वाला होता है उनके पास पैसा खत्म हो जाता है और इसके बाद इनके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो सैलरी आने का वेट करना या फिर दूसरा ऑप्शन किसी से कर्जा ले लेना। और ये लूप ऐसे ही चलता रहता है, जिसकी वजह से जेनजीज आज के दिन में सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। जेनजीज EMIs और लोन तो ले लेते हैं लेकिन उस चीज को चुका नहीं पाते। और ऐसा हो क्यों रहा है? एक फेक लाइफस्टाइल के पीछे भागने की वजह से। आज के दिन में जिनकी अच्छी खासी इनकम है वो भी इन क्रेडिट कार्ड्स और EMIs के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि सैलरी कब आई और कब खत्म हो गई, क्योंकि सारे पैसे तो ये EMIs और लोन चुकाने में ही चले जाते हैं। और ये सारी फेक लाइफस्टाइल और वर्चुअल लाइफ की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आजकल लगातार ऐसे कंटेंट को पुश करता है जो कि काफी ज्यादा एस्पिरेशनल होता है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स, कॉन्सर्ट नाइट और लग्जरी लाइफ। और ह्यूमन साइकोलॉजी काफी सिंपल है, हम रिलेट करते हैं अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास के लोगों से, सोसाइटी से, सोशल मीडिया से। और इसीलिए जब आप अपने सोशल सर्कल को, फ्रेंड सर्कल को विजिबली अपग्रेड
अपग्रेड करते हुए देखते हो तब आपको लगने लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हो। और ये प्रेशर इंडिया में और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों को सक्सेसफुल होने से भी ज्यादा सक्सेसफुल दिखना मैटर करता है। कौन सी कार है, कौन सा घर है, कहाँ ट्रैवल करते हो, कहाँ कॉफी पीते हो, ये सारी चीजें एक सोशल स्टेटस बन चुकी है, सोशल सिंबल बन चुकी है। इसी पॉइंट पर आप सक्सेसफुल हो या नहीं, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लोग आपको सक्सेसफुल मानते हैं या नहीं, सक्सेसफुल देखते हैं या नहीं। और इसीलिए आप अपने आप को अपग्रेड करने की सोचते हो भले ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो। जब आप सोसाइटी की वजह से खुद को जबरदस्ती अपग्रेड करने लगते हो तो यहीं से शुरू हो जाता है EMI और लोन्स का कभी ना खत्म होने वाला लूप होल। हमें सोशल मीडिया को थोड़ा दूर से देखना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया कोई रियलिटी नहीं है, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वहाँ पर लोग अपनी लाइफ का बेस्ट 1% दिखाते हैं। अगर आप उस सोशल मीडिया वाली लाइफ को हर रोज खुद के साथ कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा अपनी लाइफ बोरिंग लगेगी। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि शो ऑफ हमेशा टेम्पररी होता है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म के लिए हमें अफेक्ट करते हैं। भले ही रील 30 सेकंड की हो लेकिन उसकी EMI 30 महीने तक चल सकती है। इसीलिए इन सब चीजों को समझना काफी जरूरी है। आज के दिन में सोशल मीडिया में हर किसी की लाइफ क्यूरेटेड, फिल्टर्ड और परफेक्ट लगती है और इस चीज को देखते हुए कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है और जब कंपैरिजन होने लगता है तो स्पेंडिंग भी होने लगती है भले ही आप अफोर्ड कर पाओ या फिर नहीं। और इसी पॉइंट पर लिया गया डिसीजन आपको एक ट्रैप में डालता है। मैंने सोशल मीडिया और फोन के एडिक्शन के बारे में डिटेल में बात की है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। एक टाइम में जिस सैलरी में हमारे माता पिता पूरी फैमिली संभालते थे आज उसी अमाउंट में 2 लोगों का गुजारा नहीं हो पाता। 2019 से लेकर आज तक वेजेस एक्चुअल में 1.7% से कम हो चुके हैं जबकि रेंट, ग्रोसरीज और पेट्रोल 20 से लेकर 30% तक इंक्रीज हो चुका है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जिन चीजों पर इन्वेस्ट किया उन चीजों की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती थी लेकिन आप जिन चीजों पर इन्वेस्ट करने लग रहे हो वो टाइम के साथ डेप्रिसिएट होती रहती है। 30,000 का गोवा ट्रिप आज के दिन में सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी बन के रह जाती है लेकिन इस एक इंस्टाग्राम स्टोरी का बिल आप कई महीनों तक EMI के तौर पर पे करते रहोगे। 1.5 लाख के आईफोन से 2 दिन शो ऑफ कर सकते हो लेकिन इसकी EMI 2 साल तक भरनी होगी। अब बात करते हैं इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए सेफ्टी फर्स्ट। आपको एक 6 से लेकर 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए। जब तक आपके पास ये फंड इकट्ठा नहीं हो जाता तब तक के लिए कोई भी EMI, कोई भी लोन से बचे रहो। इमरजेंसी फंड वो होता है जो आपको इंस्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन में इंस्टेंटली काम आ सके। दूसरा पॉइंट, आप कोई भी कुछ भी खरीदने से पहले एश्योर करो क्या सच में आपको उस चीज की जरूरत है या फिर आप दिखावे में आकर वो चीज खरीदना चाह रहे हो। अब तीसरा पॉइंट है, कोई भी फ्लाइट टिकट लेनी है, कंसर्ट्स पर जाना है, ट्रिप्स पर जाना है तो खुद के पैसों से जाओ। कभी भी इन चीजों के लिए EMI और लोन्स मत लो। और चौथा पॉइंट है, कोई भी चीज खरीदने से पहले उस प्लान को पोस्टपोन करो, थोड़ी देर वेट करके देखो। और वेट करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस चीज की सच में जरूरत है तो उसके बाद आप खरीद सकते हो। और ऐसा करने से आप इंपल्स बाइंग के शिकार होने से बच जाओगे। आपके साथ कई बार ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने कोई चीज खरीद ली और उस चीज को खरीदने के बाद आपके दिल में ख्याल आया कि शायद आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं थी और बाद में पछताने से अच्छा है आप किसी भी चीज को खरीदने से पहले वेट करके देखो, सोच के देखो कि क्या सच में आपको उस चीज की जरूरत है। 5th पॉइंट आता है, अगर आपको कहीं भी टूर पर जाना है, ट्रैवल करने जाना है तो उस चीज के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दो। यानी कि ट्रिप्स पर जाने से कुछ ही महीने पहले से छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करना शुरू कर दो ताकि उस ट्रिप के टाइम पर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट बजट हो। और यही चीजें आईफोन्स और गैजेट्स के ऊपर भी लागू होती है। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है जो आपके बजट से थोड़ा बाहर है तो उसके लिए कुछ महीने पहले से ही प्रिपेयर होके रखो, छोटा छोटा अमाउंट सेव करके रखो। और आखिरी पॉइंट आता है, अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जैसे कि गोल्ड, हाउस और ऐसे बिग एसेट्स तो इस पॉइंट पर आपको म्यूचुअल फंड्स और SIP पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई भी चीज जो आपके जेब में पैसा नहीं डालती, जो आपको रिटर्न्स नहीं देती, वो एसेट नहीं, वो लाइबिलिटी है, वो हमेशा आपको नुकसान ही देगी। आपको बेसिक बजटिंग रूल्स बनाना चाहिए कि हर महीने कितनी इनकम आई और कितना खर्चा हुआ। इस चीज को आप हमेशा ट्रैक करके रखो, पेपर शीट्स पर हो सकता है या फिर
डिजिटली एक्सेल सीट्स पर हो सकता है। अगर आप इन सारी चीजों को ट्रैक करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका महीने के एंड में कितना खर्चा हुआ और उसमें से फिजूल का खर्चा कितना था, और अगली बार आप उस खर्चे को ट्रैक करके कम कर पाओगे, उस खर्चे को अवॉइड कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, आप ऐसा करके अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हो। आज के दिन में पैसा खर्च करना काफी आसान हो चुका है। यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे जैसे ऐप्स ने पैसा खर्च करना इतना आसान कर दिया है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितना पैसा खर्च कर चुके होते हो। इन ऐप्स की वजह से आपको खर्चे वाली फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता नहीं है कि आपने पैसा खर्च किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, जो मैंने सोशल मीडिया और फोन के एडिक्शन के ऊपर बनाई है। अगर आपको किसी भी तरीके के एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।